हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था पोलराइजेशन। ठीक है, इस पोलराइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना और उसके डिफरेंट मेथड पढ़ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं देखिए। सबसे पहले आप इस तरीके का डायग्राम बनाइए। तो आप क्या करते हैं, देखो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट के अपर सरफेस पे जब लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे, सपोज आप एक अनपोलराइज लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं इस अपर सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये एंगल आपका आईपी होगा। ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इस एंगल पे हमें पता है जब लाइट जो इधर को जाएगी टकरा के वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ये आपके पास अनपोलराइज लाइट है और ये आपके पास कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी। इसको इतना लिखता नहीं हूँ अभी, यहाँ पे सीपीएल लिख देता हूँ। सीपीएल मींस वैसे तो सर्कुलरली पोलराइज्ड होती है सीपीएल, लेकिन अभी यहाँ पे आप कंप्लीटली पोलराइज इसको लाइट समझिए। एक पार्ट इसका लाइट का इधर चला जाएगा बैंड होकर के, और आपको पता है कि ये वाली जो लाइट होती है, सपोज ये एंगल आपका आर है, ये वाली जो लाइट है ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ये लाइट रे सेकंड सरफेस पे भी इंसिडेंट हो रही है। अगर ये जेड बन रहा है, देखो अगर ये एंगल आर है तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपका आर होगा, और यहां से आपके पास लास्ट में लाइट बाहर को निकल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस सरफेस पे फिर से इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके साथ क्या होने वाला है इसका थोड़ा सा हम सोचेंगे, और फिर अपर सरफेस पे जाने के बाद ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे बाहर की तरफ को निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। अब सोचते हैं जरा इसके बारे में, यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, 10R निकालिए। 10R क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ाया था, म्यू इज इक्वल टू 10IP। जैसे आप यहाँ बोलते हैं एयर टू ग्लास लाइट रे जा रही है, तो ए म्यू जी बोलेंगे तो 10IP, क्योंकि यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल IP है। अब R के बारे में सोचते हैं कि क्या R भी ब्रूस्टर एंगल है। तो देखिए 10R क्या होता है आपका, साइन आर अपॉन कॉस आर। अब आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था आईपी प्लस आर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस आईपी। तो ये हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन कॉस 90 माइनस आईपी। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन आर और ये हो जाएगा आपके पास साइन आईपी। इसको मैं 1 अपॉन साइन आईपी अपॉन साइन आर लिख सकता हूँ। अब देखो तुम्हें पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता था, म्यू होता है। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा ए म्यू जी, और 1 अपॉन ए म्यू जी क्या होता है आपका, जी म्यू ए। तो अब यहाँ पे देखिए आपने 10R निकाला, तो जैसे 10R जैसे आपके पास ए म्यू जी इक्वल टू 10IP था, तो वैसे ही 10R इक्वल टू जी म्यू ए हो गया। मतलब इस जो हमारा सिंपल सा हमने ब्रूस्टर्स लॉ लिया था, म्यू इक्वल टू 10IP होता। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी है तो, और ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो ब्रूस्टर एंगल हुआ आईपी, म्यू इज इक्वल टू 10IP। तो यहाँ पे आईपी एंगल पे भेजी, ये लाइट लेग कंप्लीटली पोलराइज्ड हुई। यहां से आईपी पे आई तो ये आर एंगल पे यहाँ पे निकल जाएगी, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। अब आर भी 10R म्यू के साथ रिलेशन रख रहा है, वैसा ही जैसा आई रखता है, जैसे आईपी रखता है म्यू के साथ, वैसा रिलेशन ये रख रहा है, 10R रख रहा है जी म्यू ए। तो ये भी ब्रूस्टर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ब्रूस्टर लॉ इज सेटिस्फाइड, ब्रूस्टर लॉ अगर सेटिस्फाइड होता है, ब्रूस्टर लॉ इज सेटिस्फाइज, दैट इज, इसका मतलब ये होता है आर इज ऑल्सो ब्रूस्टर एंगल। भाई इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आर भी क्या होगा आपका, ब्रूस्टर एंगल होगा। तो जैसे अगर ये इंसिडेंट रे आईपी एंगल पे पड़ती है और आईपी ब्रूस्टर एंगल होता है, तो ये लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है। वैसे ही आर क्योंकि ब्रूस्टर एंगल है, तो ये वाली लाइट भी कंप्लीटली क्या हो जाएगी आपकी, पोलराइज हो जाएगा। ये वाला एंगल भी आर होगा। फिर यहाँ भी आप नॉर्मल डालेंगे तो सेम चीज होगी, जो बाहर की तरफ को लाइट निकलेगी ये भी आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, और जबकि ये वाली लाइट आपकी पार्शियली पोलराइज्ड होगी। ठीक है, क्या सीखा आपने, अनपोलराइज्ड लाइट आई, आईपी एंगल पे इंसिडेंट हुई, टकरा के जो इधर को लाइट रहेगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हुई। फिर आपने देखा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है तो ये भी आर होगा। फिर आपने 10R निकाला, साइन आर अपॉन कॉस आर, आईपी प्लस आर 90 होता, आर 90 प्लस 90 माइनस आईपी यहाँ रखा, तो साइन आर अपॉन साइन आईपी, 1 अपॉन साइन आईपी अपॉन साइन आर आया। इसको ए म्यू जी कहते हैं, 1 अपॉन ए म्यू जी क्या होता है, जी म्यू ए।
तो आपने देखा जैसे आईपी और म्यू में रिलेशन था, वैसे आर और म्यू में रिलेशन है। तो जैसे आईपी ब्रूस्टर एंगल होता है तो आर भी ब्रूस्टर एंगल होगा। का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट रे ग्लास टू एयर जा रही है, ग्लास टू एयर, और वो आर एंगल पे पड़ती है, तो ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई, ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। इसको आप ऐसे समझ के चलिए, जैसे आपको मैंने पहले ही समझाया था कि अनपोलराइज्ड लाइट में मान लो 100 पैरेलल कंपोनेंट है, 100 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो आप ये सब तो पहले नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद इसको समझाते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, पाइल ऑफ प्लेट्स का यूज करते हैं। पाइल ऑफ प्लेट का मतलब होता है कि हम बहुत सारी प्लेटें रख देते हैं, जैसे एक प्लेट रखी हमने, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसी 8-10 प्लेटें रख देते हैं। होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग पहली प्लेट में, जैसे हम ऐसा समझते हैं इसको, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। पाइल ऑफ प्लेट के कॉन्सेप्ट में हम क्या रखते हैं, देखो अगर मैं ये रिलेशन प्रूफ नहीं करता जी म्यू ए इज इक्वल टू 10r, अगर कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये इक्वेशन में निकाल के नहीं दिखाता तो मैं इसको कंप्लीटली पोलराइज लाइट नहीं कह पाता। मुझे रिलेशन निकाल के दिखाना पड़ेगा कि भाई जो आर है वो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ब्रूस्टर वाले को, इसलिए ये जो लाइट इधर को रिफ्लेक्ट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, इसलिए ये सब करना मेरे लिए जरूरी था। तो पाइल ऑफ प्लेट के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं, फिर यहाँ से एयर गैप के बाद दूसरी, फिर ऐसे तीसरी, ऐसे बहुत सारी प्लेटों को हम यहाँ पे रख देते हैं। होगा क्या, देखो जब इस पर लाइट रेज हमारी इंसिडेंट होंगी इस तरीके से, तो एक लाइट रे हमारी इधर चली जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी जो, फिर यहाँ से एक दूसरे वाले में जाएगी, ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट होगी, फिर यहाँ जाएगी, इधर वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, इधर वाली फिर यहाँ पे, फिर इधर को जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज रहेगी, और यहाँ लास्ट में जो निकलेगी वो भी आपकी कंप्लीटली पोलराइज लाइट होगी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे अनपोलराइज का मतलब दो टाइप के कंपोनेंट होता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। आप सोचिए स्टार्टिंग में 100 पैरेलल है और 100 ही कौन से कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो पहली प्लेट में से लगभग 15% परपेंडिकुलर कंपोनेंट हट गए, तो 15% यहाँ को चले गए। अब 15% जाने का मतलब देखो 100 पैरेलल वाले तो पूरे यहाँ 100 रहेंगे, लेकिन 85 आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेंगे। नेक्स्ट प्लेट में फिर 15 इधर चले जाएंगे, फिर 15 चले जाएंगे, 15 चले जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि आप 8-10 प्लेटें लगा रहे हो, 15%, 15%, 15% जाते जा रहा है। जैसे यहाँ 100 का 15%, 15 चले गए, फिर 85 का 15% चले जाएंगे, 12-13 के आसपास जो भी आएगा वो चले गए, फिर अगले में 10-5। तो धीरे 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 जब आप पाइल ऑफ प्लेट का यूज करोगे तो कुछ प्लेटें लगाने के बाद क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हर प्लेट से अलग होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो होगा क्या, जब 100 पैरेलल 100 परपेंडिकुलर थे, तो पाइल ऑफ प्लेट अलग अलग प्लेटें यूज होने से क्या होगा, कुछ कंपोनेंट इधर को जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 7, 8, 9, 10 प्लेटें यूज करोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारे के सारे चले जाएंगे, सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचेंगे, पैरेलल वाले कंपोनेंट बचेंगे। तो अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी, और लेकिन यहां से निकलेगी पोलराइज लाइट पैरेलल कंपोनेंट के साथ। तो अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो गई। तरीका क्या, बड़ा सिंपल है। आप ये समझिए, हर ग्लास प्लेट, जैसे हमारे हाथ ही ग्लास प्लेट है, तो इसने 15% परपेंडिकुलर कंपोनेंट हटा दिए, अगली वाली ने फिर मतलब आप 15% को छोड़कर 15-15 ले लो, मान लो यहाँ 15 चले गए, 85 बचे, फिर 15 चले गए, 15 चले गए, 15, तो 15 6 जा 90 होता है, और 15 7 जा 105 होता है। तो 6-7 प्लेट यूज करोगे आप, 7 प्लेट यहाँ पे से यूज करोगे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अनपोलराइज लाइट में से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हट जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट बचेंगे। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन से अनपोलराइज लाइट रे कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोलराइज लाइट रे में। ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक यहाँ पे मैं साथ में करा देता हूँ, छोटा सा है, मेलस लॉ या लॉ ऑफ मेलस कहते हैं। लॉ ऑफ मेलस बड़ा सिंपल सा लॉ है। जैसे कोई पोलराइड है, मान लीजिए इस तरीके से पोलराइड की एक्सिस रखी हुई है, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, पोलराइज लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसकी इंटेंसिटी I0 है। तो यहाँ से कितनी लाइट बाहर निकलेगी, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप इसको, ये जो लाइट आ रही है इसको ऐसे बना लीजिए, और ये थीटा एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ लाइट रे, ऐसे लिख दो, लाइट रे एंड एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ये पोलराइजर है आपका, तो पोलराइजर की जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस पोलराइजर की है,
और ये जो आपके पास इन लाइट की बीम आ रही है उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। जैसे मान लो ये मेरी पैरेलल बीम आ रही है, एक ही बीम है, पोलराइज लाइट है, एक ही पेन है, तो अगर इसके सामने रख दूंगा तो पूरी लाइट चले जाएगी ना, और अगर ऐसे रखूंगा तो पूरी की पूरी लाइट रुक जाएगी। तो थीटा 0 कॉस 0 पे 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे जरा आप इस फॉर्मूले को पहले थोड़ा सा सोच लो, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1 आएगा। 1 कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो आई किसके इक्वल होगा, आई नॉट। और अगर आपका थीटा 45 डिग्री होगा तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। तो आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है, 0। तो आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप सिंपल सा इसको समझ लो, जैसे ये पोलराइज लाइट है, जब ये थीटा 0 हो रहा है तो मैक्सिमम पूरी की पूरी पेन निकल जाएगी। जब ऐसे रख दोगे 90 डिग्री पे रखोगे जब, पूरी की पूरी पेन ब्लॉक हो जाएगी, कुछ भी लाइट बाहर नहीं जाएगी यहाँ से, तो इंटेंसिटी 0। अगर 45 पे रखोगे तो ऑब्वियस ही बात है इसका आधा, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो आधा कंपोनेंट बाहर निकलेगा, आधा रुक जाएगा, मतलब आधी लाइट बाहर जाएगी, आधी रुक जाएगी। तो वही हो रहा है 45 पे। तो इसको सेटिस्फाई कौन सा फंक्शन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन बना दिया आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, I is the intensity of emergent light, and theta is the angle between incident light and the axis of polarizer. And so we have formula I equal to I naught cos square theta. This is called Malus law. ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर प्रूफ करने के कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं मान लो जो लाइट आ रही है, जो ये लाइट आई उसका एम्पलीट्यूड a है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला होगा a cos थीटा, और एक इसका ये वाला कंपोनेंट होगा a साइन थीटा। तो यहां से बाहर कौन जाएगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊं डायग्राम को और जरा बढ़िया समझाने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये आपके पास एक पोलराइड है, इस पे लाइट पड़ रही है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बना दीजिए, इस लाइट को विथ एम्पलीट्यूड a, ठीक है। एंगल कितना है, थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये होगा a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट इज a sin थीटा, ठीक है। तो बच्चों देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो पास करेगा नहीं, जैसे मतलब ऐसे समझो ये पेन है, ठीक है, एक्सिस पोलराइड की एक्सिस मैंने ऐसे रख दी, ये पेन आ रही है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा a cos थीटा, तो ये मेरे उंगलियों के जो गैप है उसके बीच में तो a cos थीटा कंपोनेंट आ रहा है ना, a sin थीटा कंपोनेंट ये होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पास ही नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पास करेगा, a cos थीटा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो एम्पलीट्यूड, मेरा एम्पलीट्यूड a नहीं होगा, वो क्या होगा, a cos थीटा, और जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे a cos थीटा इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपके पास a एम्पलीट्यूड है इसका, तो इंटेंसिटी जो है आई नॉट इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे आई नॉट लिख दो, तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका मेलस लॉ प्रूफ हो गया। इसकी कंडीशंस को हमने डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस कर लिया था। एक चीज और ध्यान से समझना, यहाँ पे नोट लिख लो कि मेलस लॉ होल्ड्स ओनली फॉर पोलराइज्ड लाइट, क्वेश्चन यहाँ पे ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इफ वी यूज अनपोलराइज्ड लाइट, अगर कभी क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट यूज करेंगे, इफ वी यूज यूपीएल अनपोलराइज्ड लाइट, तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। कहने का मतलब है कि अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट को यहाँ पे फॉल करते हैं, सपोज मेरे इस हाथ पे आप फॉल कर रहे हैं, तो बेटा सोचो ये इंटेंसिटी इसकी है, ठीक है, आई नॉट, ऐसे रखोगे तो ये आधी पेन ये वाली चले जाएगी, तो आई नॉट का आधा चला गया। ऐसे रखोगे, ऐसे रखते हो तो ये चले जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। 45 पे रखते हो तो आधा कंपोनेंट इसका जाएगा, आधा इसका जाएगा। तो आप किसी भी एंगल पे अगर पोलराइड को रखोगे तो हमेशा आपकी आधी लाइट चले जाएगी। तो कह रहा है इफ यू यूज यूपीएल पोलराइज लाइट की जगह, जैसे होता क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि दो पोलराइड रखे हुए हैं, कि पहले वाले के लिए अनपोलराइज लाइट रखी, जैसे ऐसे समझ लो क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कि कोई दो पोलराइड रखे हुए हैं, तो पहले पोलराइड रखे हैं जो इंसिडेंट लाइट से, मान लो यहाँ पे उसने दे दिया आपको 30 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं। तो अब उसने बोला कि अनपोलराइज लाइट डाली जाती है यहाँ पे,
तो अगर अनपोलराइज लाइट डालेगा उसकी इंटेंसिटी आपको आई नॉट देता तो आपको दिमाग लगाना है 30 डिग्री पे डिपेंड करेगा ही वो पहला वाला, क्योंकि उसका काम होगा आई नॉट बाई टू लाइट को पोलराइज तो कर देगा लेकिन इंटेंसिटी कितनी जाएगी आई नॉट बाई टू। अब फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा, अब यहाँ से इससे कितनी लाइट निकलेगी बोलेगा तो आप बोलोगे आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आई नॉट वहां पे इंसिडेंट लाइट होती थी लेकिन यहाँ पे आई नॉट बाई टू लाइट है और थीटा कितना है कॉस 30। तो ये आपका आंसर होगा। अब एक चीज और समझिए, अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता अगर ये दोनों एंगल 30 डिग्री होते तब क्या होता देखो, और ये पोलराइज लाइट होती, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है और ये 30 डिग्री होता, तो पहले यहां से निकलता आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, इसको बोलो आई डैश, फिर यहां से निकलता आई डैश। अब ये आपस में एक दूसरे के दोनों पैरेलल हो गए, आपस में दोनों क्या हो गए पैरेलल, तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी अलग बन जाएगी। कहने का मतलब है अगर अनपोलराइज लाइट जा रही है तो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, आई नॉट बाई टू लगेगा। पोलराइज लाइट है तो फिर आप देखेंगे एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, 30 बन रहा है, 40 बन रहा है, जो भी एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगी वो इस तरीके से जाएगी। अब ये पैरेलल हो गए तो इतनी लाइट जितनी आ रही है उतनी वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अब इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया 0, तो इंसिडेंट लाइट और इसके बीच का एंगल भी थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे ना? अगर ये क्योंकि जैसे टेढ़ा रखा हुआ तो लाइट भी तो पोलराइज लाइट भी तो टेढ़ी निकलेगी, उसमें सीधा रखा होता तो सीधी लाइट बाहर निकलती, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का ध्यान लगाना है कि अनपोलराइज लाइट में आप आधी लाइट को बाहर करते हैं। चलिए ठीक है, नोट्स इसके मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, इनको आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।